कमल पासा साहब के पास। पासा जी, जिस उम्र की मोड़ पर या जिस स्थिति में ट्रंप ने वहां पर गद्दी संभाली है, और अभी वो जो संदेश दे रहे हैं कि अभी तुम क्या देख रहे हो, आने वाले दिनों में भी मैं फिर आने वाला हूं, तो इसको लेकर के शायद कुछ असंतोष उनके यहाँ कुछ ज्यादा ही बढ़ा है। और उनसे ज्यादा असंतोष तो मस्क पर है कि क्योंकि सब लोग मान चल रहे हैं कि ट्रंप तो एक कठपुतली है, असली खिलाड़ी तो मस्क है। और उसके टेस्ला के ऊपर 200 जगहों पर एक साथ, मैंने उसकी जितनी भी फैक्ट्रियां, जितने भी ऑफिस हैं, सब पर एक साथ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो इसका पूरी दुनिया के पैमाने पर इसका क्या असर पड़ने वाला है, अभी जिस तरीके से जनता वहां निकल के सामने आई है? जी धन्यवाद डॉक्टर तिवारी जी। ये अभी जो मुश्किलात अमेरिका गुजर रहा है, ये उनकी अपनी बनाई हुई है। मैं 2011 में फुलब्राइट प्रोफेसर मिनेसोटा स्टेट में गया था, तो उसके बाद वहाँ मिनेसोटा यूनिवर्सिटी से तकरीबन 12-15 यूनिवर्सिटीज में वहाँ गया, और मैं जहाँ भी गया मैं ये लेक्चर मुझे सुन के, वहाँ सेमिनार लेक्चर सुन के आश्चर्य हुआ कि चीन जो है इकोनॉमिकली अमेरिका के कॉस्ट पे डेवलप हो गया है, और चीन पूरी दुनिया में ट्रेड का दबदबा फैला रहा है। बोल के ये मुहिम जो है 15 साल पहले ही अमेरिका में शुरू हो गई थी कि चाइना जो है, जो अमेरिका में इंडस्ट्रीज थे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, वो चीन अपने लो कॉस्ट लेबर कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से वहाँ अट्रैक्ट करके एस्टैब्लिश कर लिया, और उसके बाद कई अन्य देश भी इसमें शामिल हो गए। तो ये काफी अरसे से जो है ये मुहिम चला रहे थे कि चीन जो है हमारा असल दुश्मन है, और वो नौकरियां जो अमेरिका के हाथ में थे या वेस्ट के हाथ में थे, वो धीरे धीरे खिसक के जो है चीन चले गए हैं बोल के, और चीन हमारे कॉस्ट पे डेवलप हो रहा है बोल के ये बहुत बड़ी मुहिम अमेरिका के अंदर यूनिवर्सिटीज में और प्रेस में और हर एक मोड़ पे यही कहा जाता था। छोटे से छोटे रोटरी क्लब मीटिंग्स में भी वहाँ लेक्चर बनाए जाते थे, ऑर्गेनाइज किए जाते थे, जिसमें चीन ही एक ही मुद्दा था कि सेंटर ऑफ पावर जो है चीन की तरफ मुड़ गया है। पहले जापान कोरिया ही इंडस्ट्रियलाइज थे, अब इसमें शामिल भी चाइना भी बड़े पैमाने पे शामिल हो गया है। तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सिर्फ एक बहस में हम इसको तय नहीं कर सकते। सिर्फ मोटे तौर पे ये कह सकता हूँ कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था अमेरिका में, ये काफी बढ़ गया पिछले कई सालों से, और जो कॉर्पोरेट सेक्टर था वो अपने प्रॉफिट के मार्जिन ज्यादा करने के लिए जहां भी लेबर कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम था वहां शिफ्ट कर लिए। और ये नेचुरल है, ये बैलेंस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की तरह वहां चीन ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज देके अट्रैक्ट कर लिया अमेरिकन कंपनीज को, फैक्ट्रीज को वगैरह वगैरह। तो अब जबकि अमेरिका इंपोर्ट बड़े पैमाने पे कर रहा है, सिर्फ चीन से नहीं पूरी दुनिया से, और उसका बैलेंस ऑफ ट्रेड उसके खिलाफ हुआ है, और उनका डेट जो कर्ज है 38 ट्रिलियन के करीब बढ़ गया है, जिसमें 1 ट्रिलियन सिर्फ सूद देते हैं, इंटरेस्ट हर साल, जिसमें चाइना को भी देते हैं। और इससे जो है अमेरिका की इकोनॉमी कमजोर हो गई है, और जो जॉब्स नौकरियां वहां थे वो धीरे धीरे खिसक के चले गए, और सिर्फ जो नए सेक्टर सॉफ्टवेयर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में थे इंडिया से और दूसरे अन्य देशों से वहां आके नौकरी ले गए। और ये वाइट्स को, जो वाइट डोमिनेटेड सुप्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, उनको एहसास होने लगा कि ये हम क्या कर बैठे हैं, हमारे पोजीशन धीरे धीरे कमजोर होते जा रही है, और बाहर वाले लोग आके अच्छी अच्छी नौकरियां में, जैसा 25 बड़े CEOs हैं वो सभी हिंदुस्तानी हैं,
हिंदुस्तान से हैं, 25 टॉप सीईओस अमेरिका कंपनी में। तो इसी तरह दूसरे देशों के भी लोग आके वहाँ अपना पावर, असर और रसूख बढ़ा दिए हैं। तो इकोनॉमिकली जो है, जो अमेरिका सुपर पावर कहला जाता था, 25 ट्रिलियन से ज्यादा इकोनॉमी, तो वो अब घाटे में रहा और उनका खर्च बढ़ता रहा है और उनका इन्फ्लेशन भी धीरे धीरे बढ़ता रहा। और वो समझ ले रहे हैं कि अब इकोनॉमिक पावर से चाइना मिलिट्री पावर भी बढ़ा रहा है और पैसिफिक की तरफ अपना मिलिट्री पावर प्रोजेक्ट कर रहा है, फिलीपींस के खिलाफ, वियतनाम के खिलाफ, ताइवान के खिलाफ वगैरह वगैरह करके। तो अमेरिका को एहसास होने लगा कि ये आगे चल के चाइना जो है इकोनॉमिक पावर से मिलिट्री पावर को कन्वर्ट करेगा और बड़ा खतरा होगा वेस्ट के लिए, खास तौर पे अमेरिका के लिए। तो ये जागरण जो है, ये रियलाइजेशन, अवेकनिंग जो अभी हुई है, जिसके नतीजे में ट्रम्प टैरिफ थोप रहे हैं लेफ्ट एंड राइट, और रिटेलिएटरी टैरिफ की जो बात कर रहे हैं 50% और चीन के ऊपर 104% टैरिफ थोपने की, क्योंकि 20% फेंटेनल को लेके उसके बाद 34 2 अप्रैल से और 50% का और उन्होंने धमकी दी है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि अमेरिका का जो इकोनॉमिक पोजीशन है वो काफी कमजोर हुआ है और वो चाहते हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज दोबारा अमेरिका में लाए। लेकिन ये इतनी आसान बात नहीं है। एक फैक्ट्री को सेटअप करने कम से कम 5 साल लगेंगे वहाँ, और जो कॉस्ट ऑफ लेबर है वो काफी हाई है, ज्यादा है, और अनसर्टेनिटी है क्या ट्रम्प पॉलिसी किस रुख में वो जाएंगे और स्टॉक मार्केट का रिएक्शन क्या होगा बोल के वो कॉर्पोरेट्स इतनी आसानी से पूंजी नहीं लगाएंगे मैन्युफैक्चरिंग या कोई भी इंडस्ट्री में। तो जो ट्रम्प चाहते हैं कि नौकरियां वापस लाना है, फैक्ट्रीज दोबारा स्थापित करना है और आर्थिक स्थिति जो 25 साल या 20 साल पहले थी अमेरिका की उसको कायम करना है, ये मेरे ख्याल से ये उनकी सिर्फ उम्मीद ही रह जाएगी, ड्रीम रह जाएगा। इतना आसानी से अमेरिका दोबारा री इंडस्ट्रियलाइज उस सेक्टर्स में जहां वो खो चुका है नहीं हो पाएगी। तो इस लिहाज से जो है ये जो कड़वापन देखने को आ रहा है अमेरिकन पॉलिसी में और पूरी दुनिया को जो वो परेशान कर रहे हैं टैरिफ को लेके, खासतौर पर ब्रिक्स को, चाइना को और उनके दोस्तों को भी, चाहे वो कनाडा हो, मेक्सिको हो, यूरोपियन यूनियन हो, सभी रिटेलिएटरी टैरिफ डालने की बात कर रहे हैं। कनाडा ऑलरेडी लगा चुका है, यूरोपियन यूनियन भी लगाने वाला है और दूसरे अन्य देश भी इसमें कतार में लगे हुए हैं। सिर्फ भारत ऐसा देश है जो पहले ही मान लिया कि टैरिफ पे हमें बातचीत करना है और भारत को अमेरिका का रिप्रेजेंटेटिव भी यहाँ बातचीत करने के लिए आया 4-5 दिन को, और वो कुछ सफलता नहीं हुई। प्राइम मिनिस्टर खुद इसमें इंटरवीन करके इसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो असल मुद्दा ये है कि चीन जो है इस टैरिफ वॉर में घबरा हुआ नहीं है, वो लड़ने के लिए तैयार हैं, ओपनली कह रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर अमेरिका इतना टैरिफ थोपता है तो हम तैयार हैं इसके लिए और दूसरों देशों में वो एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि पिछले 15-20 साल से चाइना ने इतना बड़ा ट्रेड नेटवर्क बनाया है, चाहे लैटिन अमेरिका में हो या अफ्रीका, एशिया, यूरोप में वगैरह। तो जो भी माल अमेरिका चाइनीज गुड्स पे टैरिफ लगाता है उसको धीरे धीरे कम करके दूसरे देशों में वो एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनका माल सस्ता है और बहुत सारे देश और लोग उनको पसंद करना चाहेंगे। तो चीन जो है अपने पांव पे खड़ा है और WTO को भी अप्रोच कर रहा है और उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी बता के अमेरिका से भी बातचीत करने की प्रयास किया। लेकिन ट्रम्प का कहना है कि अगर ये 50% टैरिफ डालते हैं तो हम बातचीत उनसे नहीं करेंगे। तो चीन और अमेरिका का जो रवैया है, इनके वजह से पूरी दुनिया में
अब स्टॉक मार्केट में उथल पुथल हुआ है, और खास तौर पे अमेरिका में 5 ट्रिलियन से ज्यादा जो है स्टॉक मार्केट में वाइप आउट हो गया है। और कई लोग जो मिडिल क्लास वाले भी जो इन्वेस्ट करे थे उनका भी सफाया हो गया है कॉर्पोरेट सेक्टर के अलावा। तो जो इन्फ्लेशन, अब हाल में मैं हर साल वहां जाता आ रहा हूँ 6 महीने के लिए, जो टूरिस्ट वीजा में अलाउड है। तो मैं कोविड के बाद पहली बार जब 221 में गया तो वॉलमार्ट में जो सब्जी और फल खरीदते थे $50 में आता था हफ्ते के लिए, सिर्फ एक आदमी के लिए। तो जब मैं नवंबर 7 को वहां से निकला अमेरिका से, तो वही $25 का सब्जी फल जो है $150 हो गए थे। 3 गुना इन्फ्लेशन बढ़ गया था पिछले 4-4.5 साल में। तो आप अंदाजा लगाते हैं कि अमेरिकी जो कि सैलरी उनकी जूं का तूं है, क्योंकि जो $15 या $12 घंटे को देते हैं वो बहुत पुराना लेवल है, जो 20 साल 25 साल से पहले रिवाइज नहीं हुआ है। तो इन्फ्लेशन वहाँ अब काफी बढ़ गया है, और सबसे बढ़ के जो है फायरिंग कर रहे हैं। जो जॉब्स अच्छे मुझे मिडिल क्लास लोग थे, उनके जॉब सिर्फ एक फोन कॉल में उनको बता दिया जाता है कि आप यू आर फायर्ड, आपकी नौकरी गई, कल से मत आइए आप ऑफिस में बोल के। तो इस तरह से जो है अनसर्टेनिटी पैदा हो गई है एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, और एनर्जी सेक्टर में भी नॉन कन्वेंशनल इसमें जो थे वहां भी लगा रहे हैं कि क्योंकि ड्रिलिंग और फ्रैंकिंग को बढ़ावा दे रहे हैं वो, इस लिहाज से इन्फ्लेशन वहां बढ़ता जा रहा है, अनसर्टेनिटी, और लोग सड़कों पे आ गए हैं। ये सिर्फ शुरुआत है, ये स्टार्टर्स जिसको बोलते हैं स्टार्टर्स है। जैसे जैसे अमेरिका की आर्थिक स्थिति खराब होंगी, लोग सड़कों से निकल के वहां, तो आप जानते हैं गन खरीदना जो है बहुत आसान है। आप सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस बता के वॉलमार्ट में या किसी भी दुकान में जाके मशीन गन भी खरीद सकते हैं, और अंदाजा लगा सकते हैं कि जो स्कूलों में होता था फायरिंग टीचरों पे, बच्चों पे, अब वो सिविल वॉर की तरह वहां भड़कने की गुंजाइश भी आगे हो गई। जी, एक कैपिटलिज्म की आप बात किए, और ये सब के सब जनतंत्र की दुहाई देते हैं, और जनतंत्र की तो पहली शर्त ही यही है कि संवाद होना चाहिए। और यहाँ संवाद प्रक्रिया ही टूटी हुई है, अमेरिका की भी टूटी है, ट्रंप की भी टूटी है, हमारे भारत की भी टूटी है, और दुनिया के पैमाने पर संवाद की प्रक्रिया कहीं ना कहीं से उसमें शिथिलता आई है। आप इन सारी चीजों को आप कैसे देखते हैं? क्या आप ये कमाल पाशा साहब पास हम चलेंगे, ये कमाल पाशा साहब, इन सारी चीजों को आप कैसे देखते हैं? संवाद की प्रक्रिया को शुरुआत हो जाए इसकी कितनी संभावनाएं आप देखते हैं? और आने वाले दिनों में यह जो ट्रेड वार अब जो आगे बढ़ पड़ा है, और जाहिर सी बात है कि इस समय दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं चीन के ऊपर, और चीन की हरकत ही ऐसा है कि वो क्या करेगा आने वाले दिनों में, कौन सा रूप लेगा, ट्रंप कितनी उल्टी पलटी करेंगे, वो सारी चीज बहुत कुछ निर्भर करता है उसके ऊपर। और खास करके उसके साथ साथ अपने भारत का भी बाजार जुड़ा हुआ है। अपना भारत चीन के हाँ में हाँ ऐसे मिलाता रहेगा, आंख बंद करके, आंख कान बंद करके, या दुनिया में संवाद स्थापन के लिए और निजी जनतंत्र की रक्षा के लिए यह भी आगे कुछ आ पाएगा, आने की कोशिश करेगा? अनम्यूट कीजिए। जी, मैं 2-3 पॉइंट्स जल्दी से बता देना चाहता हूँ। एक तो हमें गौर से देखना चाहिए कि अमेरिका के जो सीईओस हैं, मैं देख रहा था डेटा, कम से कम 14-15 सीईओस ओपनली अब कह रहे हैं कि अमेरिका जो है रिसेशन में पहुंच चुका है, और इसके बहुत नेगेटिव इम्प्लीकेशंस होंगे अमेरिकन इकोनॉमी पे। वो खुद अमेरिकी सीईओस जिनका स्टेक इकोनॉमी में इतना ज्यादा है, वो खुद मान के चल रहे हैं कि जो ट्रंप के पॉलिसीज हैं वो हमें रिसेशन की तरफ खींच के लेके जा रहे हैं, और उसके काफी नेगेटिव इम्प्लीकेशंस होंगे। जनता पे ही नहीं, गवर्नमेंट पे ही नहीं, कॉर्पोरेट सेक्टर को भी काफी बड़ा धक्का लगेगा। जहां तक चीन की बात है, चीन जो है अपनी पोजीशन इतनी मजबूत कर लिया है और इतना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ा लिया है
कि वो पूरे दुनिया में अपना जो है नेटवर्क फैला लिया है, चाहे वो यूरोपियन मार्केट हो, अमेरिकन मार्केट, कैनेडियन या लैटिन अमेरिका, एशिया। खुद भारत में देखिए कितना माल बेचता है, तो जापान, कोरिया सभी देशों को बेच रहा है। और पिछले 2-3 दिनों से ये खबर आ रही है कि जो अमेरिका का स्विफ्ट सिस्टम है, जिससे पूरा बैंकिंग सिस्टम नेटवर्क दुनिया का जुड़ा हुआ है, उसको चीन धीरे धीरे अलग थलग कर रहा है और अपनी करेंसी रेनबी या युआन से धीरे धीरे ऐसे देशों को भी जुड़ा रहा है, चाहे वो इंडोनेशिया हो या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो या ब्राजील हो या रशिया हो या ईरान हो। 30 से ज्यादा देश जो है चाइना के पैरेलल स्विफ्ट सिस्टम से बायलैटरल ट्रेड शुरू कर दिए हैं। और रूस और ईरान भी, और ईरान और चाइना भी। सो इस लिहाज से जो है, जो डी डॉलराइजेशन का मुहिम जो हम सुनने को आ रहे थे, वो एक्चुअली प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो रहा है हमारे सामने ही। और जिस तरीके से ट्रंप धमका रहे हैं, डरा रहे हैं दूसरे देशों को, वो खुद दूसरे देशों से, चीन से, भारत से और रूस से और इंट्रा रीजनल ट्रेड में इंटरेस्टेड हैं और अमेरिका को आइसोलेट करने की वो कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका को एक्सपोर्ट करने में अब कुछ फायदा नहीं रहा और हम सिर्फ लैटिन अमेरिका या अफ्रीका या ब्रिक्स देशों में। सो इसके ट्रंप के टैरिफ वार से ब्रिक्स की जो पॉपुलैरिटी थी और बढ़ जाएगी और जो डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ था वो एक्सेलरेट होगा, आगे बढ़ेगा। और इसका लीडर जो है, रहबर जो है, चीन बन के उभर रहा है, इसमें कोई शक ही नहीं। और इसमें रूस भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है और स्टेबलाइज कर रहा है। और आगे चल के भारत को भी मजबूर होना पड़ेगा कि जो हम डॉलर की ढोल बजा रहे थे, हमको काफी धक्का पहुंचेगा और हम भी ब्रिक्स की तरफ, करेंसी की तरफ रुजू होंगे। तो ये सब कुल मिला के ये जो है अमेरिका का खुद आइसोलेशन होगा इकोनॉमिकली। और वो जैसा ये शेयर अगर जख्मी हो जाता है तो सबको गुर्र करता है और सबको वो मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें उतनी क्षमता नहीं है उठ के पहले की तरह भगाए और अपने विक्टिम को पकड़ ले अपने संजय में। तो